Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. Today's objectives are to discuss the functions of used to discuss the functions of need, to discuss the functions of there, and we will discuss about how need and there will act as main verb. So first is used to. Used to is a modal which is used to express any past habitual action. यानी अगर हमें पास्ट में जो हम एक्शन करते थे उसको एक्सप्रेस करना है और वो अभी कंटिन्यू नहीं है तो क्या यूज करते हैं यूज टू। और आप ये समझ सकते हैं कि किसी डिसकंटिन्यूड एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू, जो पास्ट में हम करते थे लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल है, जैसे कोई भी नॉर्मल हम वर्ब यूज करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, सिर्फ उसी तरीके से वर्ब ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? आई यूज टू गो देयर टू लर्न फ्रेंच। मैं वहां पे जाया करता था फ्रेंच सीखने, यानी ये डिसकंटिन्यूड एक्शन है, अभी ये परफॉर्म नहीं हो रहा। शी यूज टू प्रैक्टिस डांस रेगुलरली। वो डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू एज एन ऑक्सिलरी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको हैव टू में बताया था, हैव टू के साथ डू या डज यूज होता था और हैड टू के साथ डिड यूज होता था। सेम उसी तरीके से जो यूज टू मोडाल है, इसको भी एक ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि ये सिर्फ पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है तो पास्ट में ऑक्सिलरी हम क्या यूज करेंगे? डिड। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। यूज टू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बेस फॉर्म आती है और यूज्ड की बेस फॉर्म क्या होगी? यूज। यूज्ड की बेस फॉर्म होगी यूज। तो जैसे हमने हैड टू में भी डिड के साथ हैव टू यूज किया था क्योंकि हैव इज द बेस फॉर्म, वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है आपके, यू डिड नॉट यूज टू टेक क्लासेस व्हेन यू वर स्टूडेंट, यू शुड बी हियर। यू नहीं है यहाँ पे यू होना चाहिए। यानी जब तुम स्टूडेंट थे तो तुम क्लास नहीं लिया करते थे, यानी पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो नहीं होता था। She did not used to talk her cousin when they lived together. वो अपनी कजिन से बात नहीं करती थी जब वो लोग साथ रहते थे। तो इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं हाउ कैन वी फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑक्सिलरी होती है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं और बाकी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में, डिड दे यूज टू गो टू स्विमिंग क्लासेस, क्या वो स्विमिंग क्लासेस जाया करते थे? ये देखिए सब्जेक्ट है और ये यूज टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये यूज टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड शी यूज टू वर्क इन नाइट, क्या वो रात में भी काम किया करती थी? तो दिस इज यूज टू। एंड नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो यूज टू में होते हैं वो थोड़ा सा उसमें कैच होता है। कैच क्या होता है? यूजली आप लोग जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, नॉट जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस करते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे आप लिखते हो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैंने अभी तक किसी भी मोडाल का इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बताया क्योंकि सब बिल्कुल नॉर्मल ही बनते हैं जैसे बाकी वर्ब्स के बनते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जैसे कि नॉर्मली आप कोई सेंटेंस बनाते हो, ही इज गोइंग, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो आप इसका जो इंटरोगेटिव बनाओगे वो क्या बनाओगे? वो बनाओगे इज ही गोइंग, राइट? आप ये बनाओगे। लेकिन जब आप इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या बनाओगे? इज ही नॉट गोइंग, यही बनाओगे ना आप, यही बनता है। लेकिन जो यूज टू होता है उसमें जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे होते हैं तो वो
इस रूल को फॉलो नहीं करता। उसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट और नॉट के बाद सब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया और फिर नॉट आया। तो यही इसमें एक्सेप्शन है एंड वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिड नॉट दे यूज टू गो टू स्विमिंग क्लासेस, क्या वो स्विमिंग क्लासेस नहीं जाया करते थे? देखिए यहाँ पे डिड नॉट एक साथ आया सब्जेक्ट के पहले। डिड नॉट शी यूज टू वर्क इन द नाइट व्हेन शी वाज इन मुंबई, क्या वो रात में काम नहीं किया करती थी जब वो मुंबई में थी? अब हम देखते हैं डेयर और नीड। सबसे पहले ये देखते हैं कि डेयर और नीड एग्जैक्टली हैं क्या। तो डेयर और नीड को हम सेमी मोडाल बोलते हैं, जैसे हम यूज टू, ऑट टू, हैव टू, हैज टू को बोल रहे थे। क्यों उन तीनों को हम मोडाल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोडाल्स के बाद कभी भी टू नहीं आता, लेकिन वो तीनों उस रूल को ब्रेक करते हैं, एक्सेप्शन है वो तीनों उस रूल का, इसलिए हम उनको सेमी मोडाल बोल रहे थे। जबकि डेयर और नीड को सेमी मोडाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेयर और नीड जो हैं वो मेन वर्ब की तरीके भी यूज होते हैं और ऑक्सिलरी यानी मोडाल की तरीके भी यूज होते हैं। अब जब ये मेन वर्ब की तरीके यूज होते हैं, तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फॉलो होते हैं, और जब ये ऑक्सिलरी यानी मोडाल की तरीके यूज होते हैं तो ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फॉलो होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे दो सेंटेंस देके कि इसमें डेयर मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है या मोडाल है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, अगर डेयर के आगे टू है, नीड के आगे टू है, इसका मतलब वो मेन वर्ब है। और अगर डेयर के आगे और नीड के आगे टू नहीं लगा है, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, वो मॉडल ऑक्सिलरी है। आगे देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। नीड बेसिकली जब हम मोडाल की तरीके यूज कर रहे होते हैं, जब मोडाल्स की तरीके यूज कर रहे होते हैं, तो ये किस लिए यूज होता है? नीड इज यूज टू इंडिकेट नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन। कोई चीज जरूरी है, जरूरत है, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरी होना, या ऑब्लाइजेशन फेल्ट हो हमें अंदर से कि नहीं ये करना चाहिए। जैसे आपने सोचा आई नीड टू स्टडी हार्ड, कि मुझे मेहनत करनी ही चाहिए या मुझे मेहनत करने की जरूरत है, तो ये नीड उस सेंस में हम यूज करते हैं। और नीड क्या दिखाता है? यू नीडंट व्हेन समथिंग इज नॉट नेसेसरी। जब कोई चीज नेसेसरी नहीं होती है तो हम क्या यूज करते हैं? नीड नॉट, और उसी नीड नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं नीडंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये और क्या सजेस्ट करता है? इट ऑफन सजेस्ट दैट स्पीकर्स परमिशन। कभी कभी नीड के थ्रू हमें स्पीकर की परमिशन भी मिलती है, जैसे यू नीड नॉट टू डांस, यानी व्हाट स्पीकर ट्राइंग टू कन्वे, स्पीकर क्या कहना चाहता है कि तुमको डांस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा। इट इज कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये सिर्फ नेगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज भी करते हैं, तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स के साथ, जैसे स्कैर्सली, हार्डली, नन, एक्सेट्रा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से क्लैरिटी और आएगी। एग्जाम्पल्स में क्या है? पहला एग्जाम्पल दिया गया है, आई नीड हार्डली टेक दिस हेल्प, मतलब मुझे इससे बहुत ही कम जरूरत पड़ती है सहायता की, हेल्प की। तो देखिए ये अफर्मेटिव है, लेकिन इसमें देखिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? हार्डली, जो क्या है एक सेमी नेगेटिव वर्ड है। और देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। देखिए यहाँ पे कोई भी टू यूज नहीं हुआ है, नीड यूज हुआ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मोडाल की तरीके यूज हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी नीड नॉट विजिट हर ग्रैंड मदर, उसको अपने ग्रैंड मदर को देखने की जरूरत या उनसे मिलने जाने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया। देखिए फिर देखिए, नीड के बाद आ गया नॉट, और नॉट के बाद देखिए फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। कहीं टू आया? नहीं आया। इसका मतलब इसमें यानी कि ये एग्जाम्पल सही है, मोडाल की तरह ही हमने यूज किया है। यू नीड नॉट
वॉश दोज ग्लासेस एज दे आर क्लीन। अब देखिए यहाँ पे स्पीकर की परमिशन दिख रही है, तुमको वो ग्लास धुलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो साफ है। तो देखिए नीड नॉट यूज किया, ये इसी का एब्रिविएशन है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी ये भी मोडाल के लिए सही एग्जाम्पल है क्योंकि हम नीड एज अ मोडाल पढ़ रहे हैं ना अभी। तो फिर नीड आई हेल्प माई फ्रेंड विद हिज असाइनमेंट। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव बना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव में ही नीड का मोस्टली यूज किया जाता है। तो क्या मुझे जरूरत है अपने फ्रेंड की हेल्प करने की उसके असाइनमेंट में, तो देखिए नीड लगाया आपने। जैसे नॉर्मली आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, ऑक्सिलरी पहले लगा देते हो और फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई सब्जेक्ट के बाद। यानी कि ये चारों एग्जाम्पल ये दिखाते हैं कि नीड को मोडाल के फॉर्म में कैसे यूज किया जा सकता है, मोडाल की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब यही नीड का जो काम है हमें वही पास्ट में शो करना है, या हमें किसी चीज की पास्ट में जरूरत थी तो हम उसको कैसे शो करेंगे। तो एज सच नीड का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता कि हाँ कोई पास्ट फॉर्म होता और हमने उसको लर्न कर लिया, जैसे हैव टू का हैड टू होता था। इसका ऐसा कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न है जिससे हम इसको पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो पैटर्न क्या है, हम यूज करेंगे नीड नॉट हैव या नीडंट हैव। और नीड नॉट हैव के बाद तुरंत हमको कैसी वर्ब लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगानी है। वो क्या होती है, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। तुमको मेरी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए ये नेगेटिव बना दिया इन्होंने पास्ट में। पास्ट में अगर हमें कोई निगेशन शो करना है तो हम क्या शो करते हैं, क्या यूज करते हैं, नीड नॉट हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीड आई हैव गॉन टू द डॉक्टर, देखिए इंटेरोगेटिव बनाया। इंटेरोगेटिव में उन्होंने क्या किया, नीड आई हैव गॉन टू द डॉक्टर, ऑक्सिलरी क्या था, नीड, आई हैव गॉन टू द डॉक्टर, फिर हैव गॉन, यानी जो हैव है उसके तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल आना है। तो इस तरीके से हम नीड को पास्ट में यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, टू शो दैट ऑल्दो समवन डिड समथिंग बट इट वाज नॉट नेसेसरी। और ये भी हम शो कर सकते हैं कि किसी ने कोई चीज करी पर वो नेसेसरी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल दो सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई डिड नॉट नीड टू बाय। अब देखिए, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर नीड के बाद टू आ गया, यानी यहाँ पे नीड किस तरीके से यूज हुआ, मेन वर्ब की तरीके, तभी तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई। ये सिंपल पास्ट हो गया। आई डिड नॉट नीड टू बाय दिस थिंग या दिस लेटर, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप। दूसरा सेंटेंस क्या होगा, आई नीड नॉट हैव परचेज्ड दिस या बॉट दिस, कुछ भी लिख लीजिए आप, दोनों का मतलब खरीदना होता है। तो अब देखिए, आई नीड नॉट हैव परचेज्ड दिस मतलब मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने खरीद लिया। और ये बात समझ, जरा सा अंतर होने से कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। यानी कि इसको हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा काम जो इंसान कर चुका हो जबकि वो नेसेसरी नहीं था। तो ये हमने नीड को एज अ मोडाल वर्ब समझ लिया। अब हम डेयर को भी एज अ मोडाल वर्ब देखते हैं कि वो कैसे यूज हो सकता है। तो डेयर का सिंपल मतलब होता है टू हैव सम करेज और ब्रेव इनफ टू फेस समवन और समथिंग, किसी चीज को फेस करने की हिम्मत होना। और इसको भी हम नेगेटिव या इम्परेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव में ही बेसिकली यूज करते हैं। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कैसे हम इसे मोडाल्स में यूज करते हैं। हाउ डेयर शी से दिस, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, देखिए डबल इंटेरोगेटिव हो गया मोडाल में। डेयर वी टॉक टू द मैनेजर, क्या हमारी हिम्मत है मैनेजर से बात करने की, इंटेरोगेटिव हो गया। और आई डेयर नॉट बिहेव रूडली विद हिम, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर।
अब देखिए मैं क्यों कह रही हूँ कि ये मोडाल की तरीके हमने डेयर यूज किया है। क्या आपको डेयर के बाद कहीं टू दिख रहा है? आपको डेयर के बाद टू दिख रहा है? नहीं, कहीं भी आपको टू नहीं दिखेगा। इसका मतलब डेयर यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? मोडाल की तरीके। अब हम देखेंगे कि डेयर में कुछ नोट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और हमें उनको समझना भी चाहिए। जैसे पहला, I dare you to eat all the food on the table। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि जितना ये फूड टेबल पे पड़ा है उसको खा लो। चैलेंज ही हुआ। नेक्स्ट देखिए, I dare you to prove that my observation is wrong। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम प्रूफ करो कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे डेयर के बाद क्या आया? टू। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, उसके पहले क्या आया? टू। यानी एक बात समझ आ गई कि यहाँ पे डेयर मोडाल की तरीके तो नहीं यूज हुआ, और अगर मोडाल की तरीके नहीं यूज हुआ तो कैसे यूज हुआ? मेन वर्ब की तरीके। आप इसको समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। इट कैन बी यूज टू गिव चैलेंज व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब। यानी डेयर को हम चैलेंज देने के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हम डेयर को कैसे यूज करें? मेन वर्ब की तरीके, मोडाल की तरह ना यूज करें। सेकेंड नोट देखते हैं क्या है। I dare say simply means perhaps। एक फ्रेज होता है I dare say, ओके, इसका मतलब होता है perhaps, शायद। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? I dare say he's a liar। मैं शायद ही कभी कहूँ कि वो झूठा है। तो ये हमने dare देख लिया, how we can use dare as a modal। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज नीड एज मेन वर्ब। नीड को हम मेन वर्ब की तरीके कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जब भी नीड मेन वर्ब के तरीके फॉलो होगा तो उसमें क्या होगा? टू आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टॉम नीड्स टू बी पोलाइट टू अदर्स। टॉम को क्या होना चाहिए? दूसरों से पोलाइट होना चाहिए। अफर्मेटिव हो गया। Tom does not need to be rude to others, नेगेटिव हो गया। Does Tom need to be rude to others, इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए कि ये तीनों ही जो सेंटेंस हैं ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ये तीनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। Tom needs, देखिए क्या हुआ? एस ये ES लगा और इसके बाद टू भी आया। मेन वर्ब के तरीके काम कर रहा है नीड। फिर देखिए निगेटिव में टॉम क्योंकि सिंगुलर था, डज नॉट नीड, तुरंत यहाँ से एस हट गया। फिर इंटेरोगेटिव में देखिए सब्जेक्ट के पहले हम डज ले आए, दैट इज ऑक्सिलरी, एंड उसके बाद हमने नीड, और नीड के बाद देखिए टू लगा दिया। जब टू आपको विजिबल है इसका मतलब ये मेन वर्ब की तरीके यूज हो रहा है, और जब भी ये मेन वर्ब की तरीके यूज होगा तो बाकी वर्ब की तरीके ही ये फंक्शन करेगा। एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। अब जैसे देखिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये तीनों देखिए पास्ट के सेंटेंस हैं, सिंपल पास्ट के। सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं हम अफर्मेटिव में? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए नीडेड हो गया और तुरंत इसके बाद टू आ गया, और ये वॉइस एक्चुअली पैसिव वॉइस में है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है बी के बाद। नीचे वाला देखते हैं जो नेगेटिव है। देखिए डिड नॉट आपने यूज किया, क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो? डिड नॉट, फिर नीड आया, फिर टू, और फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इंटेरोगेटिव देखते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड, फिर देखिए टू आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगेन इट इज क्लियर, व्हेन देयर इज any need followed by when there is need followed by to, it will be work as main verb। जब भी ये किससे फॉलो किया जाएगा? टू से, तो ये मेन वर्ब के तरीके काम करेगा, और इसको हम उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे हम बाकी की मेन वर्ब्स यूज करते हैं। फ्यूचर के भी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए ये सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर में आप क्या यूज करते हो? विल और शैल। तो सब्जेक्ट आपने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाई, मेन वर्ब नीड यूज करी, और देखिए फिर टू आ गया। देखिए सब में नीड के बाद टू मिलेगा, यानी ये मेन वर्ब के तरीके काम कर रहा है। नीड के जस्ट बाद टू आ रहा है और V1 आ रहा है।
आ रहा है। और ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। यू विल नीड टू शो योर पासपोर्ट, शैल आई नीड टू शो माई पासपोर्ट, यू विल नॉट नीड टू शो योर पासपोर्ट। अब डेयर को भी हम देखते हैं, हाउ कैन वी यूज डेयर एज अ मेन वर्ब। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट कि जब आप इसे यूज करोगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी ही है। तो देखिए, he dares to defy his parents, वो अपने पेरेंट्स को डिफाई करने से डरता है या वो नहीं कर सकता, उसमें इतना करेज नहीं है। he does not dare to defy his parents, देखिए ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, और देखिए ये प्रेजेंट के हो गए। क्यों प्रेजेंट के हो गए? देखिए आप क्या यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डज, तो ये क्या हो गए, प्रेजेंट के हो गए। और आगे देखिए, dares फर्स्ट फॉर्म में SEIS क्योंकि ये सिंगुलर था। does not dare और does he dare, तो ये प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है और सबके बाद टू आ रहा है, यानी कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तरीके। कुछ पास्ट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए ये पास्ट के एग्जांपल है, she dared to stand close to the angry dog, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी कि वो एक बहुत ही एंग्री डॉग के पास खड़ी हो सके। तो देखिए dared वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है। और उसके बाद टू, क्योंकि मेन वर्ब की तरीके यूज कर रहे हैं, तो डेयर तुरंत किससे फॉलो होगा, टू से। और उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यही स्ट्रक्चर होता है जब भी डेयर और नीड हम किसकी तरीके यूज करते हैं, इसकी तरीके, मेन वर्ब की तरीके। She did not dare to stand close to the angry dog, नेगेटिव हो गया, और did she dare to stand close to the angry dog, affirmative, interrogative हो गया। So that's it for today. Hope you like this lecture. If yes, then don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha.